हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो बेटा, पिछली वाली क्लास में हमने छोड़ा था सरल एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका पे। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का बारे में हमने देख लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने इनका निकाल लिया था। सबका हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ अलग अलग आया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 6 निकाला था, इसका 8 निकाला था और इसका 12 निकाला था। समझ गए? अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें इंपॉर्टेंट है इन तीनों में जो हर एक कण की है वो रेडियस, इनकी पैकिंग फ्रीक्वेंसी और इनका घनत्व है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तार से। देखो, पहले एक का लेते हैं। पहले देखो इसका लेते हैं, सरल एकक कोष्ठिका का। देखो, सरल एकक कोष्ठिका में आपके कण किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये कोई फलक है आपकी, तो इस फलक में आपका कण यहाँ प्रेजेंट होता है और यहाँ प्रेजेंट होता है। देखो इसमें, देखो क्या ये पूरी जो लंबाई है, क्या ये ए के बराबर है? क्या घनीय स्ट्रक्चर है तो ए होगी। और क्या ये यहाँ से रेडियस आर और ये इस गोले की रेडियस आर है क्या? तो क्या यहाँ से सीधा सीधा आपको पता लग रहा है क्या ए बराबर 2r आएगा? क्या आएगा? ए बराबर क्या आ जाएगा? 2r। इन दोनों को भी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों को पहले छोड़ देते हैं। पहले अपन सरल एकक कोष्ठिका के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, ए बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से 2r आ जाएगा। अब देखो, ए बराबर 2r आ गया तो देखिए यहाँ से आपकी चार चीज़ें निकल सकती है। संकुलन प्रभाज, संकुलन प्रभाज, फिर संकुलन समता, संकुलन समता, फिर रिक्त प्रभाज, रिक्त प्रभाज, और फिर आपकी क्या आ जाएगी? रिक्त समता। ठीक है, अब देखिए, जो आपका रिक्त प्रभाज है और जो आपकी संकुलन प्रभाज है, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। किससे कम होती है? 1 से कम होती है। और समता होती है वो 100 से कम होती है, यानी इसको बोलूँगा पीएफ। तो यानी जो संकुलन समता होती है वो होती है पीएफ गुणा 100। ठीक है, और जो रिक्त समता होती है वो रिक्त प्रभाज, रिक्त प्रभाज गुणा 100। क्या हो गया? रिक्त प्रभाज गुणा 100। इस तरह से हम इसकी समताएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं संकुलन प्रभाज निकालता हूं इसका। ठीक है, तो देखिए संकुलन प्रभाज किस तरह से निकलता है वो देखो। पहले संकुलन प्रभाज का फॉर्मूला होता है, वो होता है कणों द्वारा घेरा गया आयतन, कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। किसका? एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, ये होता है क्या आपका? क्या होता है ये? संकुलन प्रभाज। ठीक है, अब जब आपको संकुलन प्रभाज अगर निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे? कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। अब आपको कणों की संख्या पता होनी चाहिए, तो जो आपकी एससी है इसमें कणों की संख्या कितनी होती है? 1/8 गुणा 8 कण होते हैं। कितना आ गया? 1 कण। कितने कण हो गए? 1 कण। बीसीसी में कितने होते हैं? निकाला था अपने पहली बार ही, 1/8 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 1, क्योंकि ये सेंटर वाला पूरा लेते हैं और कोने वाला 1/8 लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। एफसीसी की कितनी होती है? 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 6, तो 3 तो यहाँ से आ जाएगा। फलक का 1/2 लेते हैं तो 3 तो यहाँ से आ जाएगा और 1 यहाँ से आ जाएगा। 3 रे कितने कण हो जाएंगे? 4 कण। याद रखना, एससी में 1 कण, बीसीसी में 2 कण, एफसीसी में कितने कण होते हैं? 4 कण होते हैं। कितने कण होते हैं? 4 कण होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आपका संकुलन प्रभाज यहाँ से निकल के आ गया। अब जब आपका संकुलन प्रभाज निकल के आया तो मुझे एक चीज बताओ, संकुलन प्रभाज, ठीक है, क्या एक कण है वो गोला है? एक कण क्या है? गोला है। तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से निकालें, देखो 1 गुणा 1 कण है और 1 कण का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा? पूरा घन है तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब
और आपको पता है मैं एक ही जगह क्या लिख सकता हूं, एक ही जगह क्या लिख सकता हूं, 2r लिख सकता हूं, सीधा लिख दो। अभी देखो आपको सेकंड स्टेप में लिखना है, तो 2r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 2r की क्यूब को अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2r क्यूब यहां से ऐसा आएगा क्या, देखो r क्यूब से r क्यूब सीधा गया, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या, ये 8, तो इसको काटूंगा तो यहां से यहां पर 2 आ जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे पास, पाई बटे 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 3.14 बटे 6। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.52। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.52। समझ में आई क्या ये बात, ये नोट करो, फिर संकुलन क्षमता निकालते हैं इसकी। देखो आपने संकुलन प्रभाज कितना निकाला, 0.524, यह है आपके पास। अब आपको निकालनी है क्या, संकुलन क्षमता, पीई पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, पीएफ गुणा 100। आपकी जो बुक है उसमें सीधा पीएफ निकालना सिखा रखा है, सीधा पीई निकालना सिखा रखा है, पीएफ नहीं सिखाया है। संकुलन क्षमता निकाल रखी है, संकुलन प्रभाज नहीं निकाल रखा है। मैंने संकुलन प्रभाज निकाला है, उसके बाद संकुलन क्षमता निकाली है। ठीक है, तो ये आपके मतलब स्टैंडर्ड लेवल से सारा जो भी चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ पूरी स्टैंडर्ड लेवल से लिखा रहा हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो पी एफ कितना है, 0.524 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताओ, 52.4% हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, संकुलन क्षमता कितनी आ गई, 52.4%, किसकी, सरल एकक कोष्टिका की। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे रिक्त प्रभाज निकालना है, रिक्त प्रभाज, ठीक है, अगर मुझे रिक्त प्रभाज निकालना है तो रिक्त प्रभाज होता है 1 माइनस पी एफ। क्या होता है, 1 माइनस पी एफ। तो देखो 1 माइनस पी एफ कितना, 0.524 है। इसमें से अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.48 आ जाएगा क्या, 52 में से 1 में से 52 गया तो कितना, 100 में से 52 गए तो कितने हो गए, 48 बच गए, 0.48 हो गया। ठीक है, और अगर मुझे इसका रिक्त क्षमता निकालनी है, क्या निकालनी है, रिक्त क्षमता। ठीक है, रिक्त क्षमता निकालनी है, भाई कितना खाली स्पेस है, भाई कणों ने कितना भर दिया, कणों ने कितना भर दिया, 52.4% भर दिया। कितना भर दिया, इस घन को कितना भर दिया, 52.4% भर दिया। कितना बच गया, खाली कितना बच गया, 52.4% के अलावा जो बच गया वो खाली है। कितना है, समथिंग 48%, 47 पॉइंट को तो होता है 47.6% के समथिंग कितना होता है, ये खाली होता है। 48% मान लो आप, कितना, 48% आपके पास क्या है, अभी भी खाली बचा हुआ है। ये आपको पता लग गया। देखो आपने एकक कोष्टिका की सारी चीजें ज्ञात कर ली। अब बात करते हैं एकक कोष्टिका के घनत्व की। किसकी, एकक कोष्टिका के घनत्व की। तो देखिए घनत्व दे बेटो, मैं तीनों का घनत्व एक साथ बताऊंगा, आपको याद रखना है। घनत्व में कुछ भी नहीं करना है, घनत्व एक सिंपल सी स्टेप है जो बहुत इजी है, लेकिन कई बार बच्चों के समझ में नहीं आती है। क्या होता है, कई बार बच्चों के समझ में नहीं आती है, आपके मैं डेफिनेट श्योर हूँ आपके समझ में आएगी। ठीक है, देखो घनत्व डेंसिटी डी से दर्शाते हैं या रो से दर्शा लो, डी या रो, दो स्टेप से दर्शाते हैं, जिसमें से आपकी बुक में दर्शा रखा है, आप उससे दर्शा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता है घनत्व m/v। m क्या होता है, अणुभार यानी द्रव्यमान। m क्या होता है, द्रव्यमान, और v क्या होता है, आयतन। ठीक है, और d क्या होता है, घनत्व में। ठीक है, अगर मान लो ये द्रव्यमान केजी में है, आयतन लीटर में है, तो उसके हिसाब से इसका मात्रक हो जाएगा। अगर ये ग्राम सेंटीमीटर में तो ग्राम सेंटीमीटर के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये ग्राम मीटर में है तो मीटर के हिसाब से आंसर, इसका जो प्रतीक है, मात्रक है, वो हो जाएगा। ठीक है, उसकी हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो इसका फॉर्मूला डेवलप करना है कि बनता क्या है। देखो मुझे एक चीज बताओ, आपके पास कोई कण है, आपके पास कोई कण है, ठीक है, उस कण का द्रव्यमान कितना होगा, उस कण का द्रव्यमान कितना होगा, उस कण का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। कितना है, स्मॉल m। ठीक है, अब आपने कहा कि उस एक कण का द्रव्यमान कितना है, एक कण का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, और आपने ये कहा कि जो आपका Na जो कण होते हैं, अवोगाद्रो जो कण होते हैं, उनका द्रव्यमान कितना होता है, कैपिटल M। कितना होता है, कैपिटल M, यानी मोलर द्रव्यमान। कितना होता है, मोलर द्रव्यमान।
ठीक है। अगर आपको इस एक कण का m द्रव्यमान निकालना है तो आप क्या करोगे, m कण का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है, यानी यह है Na कण का द्रव्यमान m होता है, तो ये एक कण जिसका द्रव्यमान m है और उस एक कण का अगर आपको द्रव्यमान निकालना है तो क्या निकालोगे, कैपिटल M अपॉन Na। यहां से आपके पास एक कण जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, उसका द्रव्यमान निकल के आ जाएगा कि यहां से मोलर द्रव्यमान में Na कणों की संख्या का भाग दे दूं, Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, Na का अगर भाग दे दूं तो एक कण का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, एक कण का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो मैं इस m की जगह क्या रख सकता हूं, m अपॉन Na रख सकता हूं। समझ गए क्या? तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, D बराबर, इस m की जगह क्या रख सकता हूं, ये वाला m, इस m की जगह क्या रख सकता हूं मैं, कैपिटल M अपॉन Na, कैपिटल M अपॉन क्या रख सकता हूं, Na। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपके ऐसे में तो एक कण होता है, इसलिए आप एक गुणा m कर दोगे तो m ही आ जाएगा, लेकिन क्या बीसीसी में दो कण होते हैं क्या, तो दो गुणा m रखना पड़ेगा। फिर क्या आपके एफसीसी में चार कण होते हैं तो चार गुणा m रखना पड़ेगा। मान लो कोई ऐसी स्ट्रक्चर दे दे जिसमें आपसे ये कहे कि इसमें 100 कण है, 500 कण है, 1000 कण है, या 1 लाख कण है, या सैकड़ों कण है, कितने अनंत कण है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट राशि रख देगा। उस कांस्टेंट राशि को मैंने मान लिया z, क्या, z, और z का मतलब है क्या, कणों की संख्या, क्या है, कणों की संख्या, z क्या है, कणों की संख्या। ये क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। जैसे जल का कितना होता है बताओ बेटा, जल का 18 होता है, कितना होता है, 18, CaCO3 का 100। Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आपने Z रख दिया, M रख दिया, Na रख दिया, V नहीं रखा ना। आपके पास जितनी भी एकक कोष्टिकाएं हैं तीनों की तीनों किसमें, गणीय स्ट्रक्चर में है, तो गणीय का आयतन क्या होगा, a क्यूब होगा, क्या a क्यूब होगा। तो D बराबर आपके पास कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा, ये वाला फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा, D बराबर Z गुणा M अपॉन a क्यूब बट्टा Na। समझ गए क्या, ये D क्या है, आपका घनत्व है। आपकी किताब में D की जगह आपको ये वाला सिंबल जिसे रो बोलते हैं ये भी हो सकता है, और ये भी घनत्व होता है, Z गुणा M अपॉन a क्यूब गुणा Na, और a क्या है आपकी अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण। आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको दे रखा है, लेकिन अवोगाद्रो का मान कितना होता है, 6 गुणा 10 की पावर 23 कण, अणु, आयन जो भी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मान कितना होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर, प्लस में 23 है बेटा, माइनस में 23 नहीं है, याद रखना। क्या घनत्व यहां से निकल के आ जाएगा क्या। अब मुझे एससी का घनत्व चाहिए, तो एससी का डी क्या हो जाएगा, 1 गुणा m बटा a क्यूब इंटू Na। a क्यूब की वैल्यू भी मैं रख सकता हूं, तो a क्यूब की अगर मैं वैल्यू रखूं तो d बराबर क्या आ जाएगा, m बटा 2r का क्यूब, भाई r की वैल्यू है और Na। यहां से आप इसे सोल्व करके d की नई वैल्यू भी निकाल सकते हो। ऐसा भी आ सकता है d बराबर m अपॉन 8r क्यूब Na। समझ गए क्या, कोई सी भी आप निकाल सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आपको ये वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्या यहाँ से ये क्लियर हो गई क्या, एससी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।